A very good afternoon and Jai Hind to one and all present over there and here as well. ठीक है, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी कंपनी लॉ की रिविजनरी क्लासेस, जिसमें हम आपके सिलेबस को रिवीजन कराएंगे एंड दीज सिलेबस आर प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद द यूनिवर्सिटी महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ एंड बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी एज वेल। यानी जो भी हम आपको कंपनी लॉ में रिवीजन कराने वाले हैं, ये सिलेबस स्ट्रिक्टली अकॉर्डेंस में है विद द BHU एंड MGKVP। ये रिविजनरी क्लासेस बेनिफिशियल प्रूव होंगी दोनों ही यूनिवर्सिटीज़ के लिए एंड साथ ही साथ कई सारी अलग यूनिवर्सिटीज़ के लिए भी। ठीक है, तो भाई सिलेबस तो काफ़ी बड़ा है कंपनी लॉ का, लेकिन जो टॉपिक्स आज हम कवर करेंगे रिविजन क्लास में दैट आर योर व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कंपनी। भाई अगर हम कंपनी लॉ पढ़ें और मीनिंग क्या है ये ना पता चले तो व्हाट विल बी द कंपनी। ठीक है, टाइप्स ऑफ कंपनी क्या होती हैं, ये टॉपिक को भी आज हम कवर करेंगे एंड वी विल ऑल्सो ट्राई कि आज हम अपने रिविजनरी क्लासेस में इनकॉर्पोरेशन को भी कवर कर सकें। ठीक है, ये रिविजनरी क्लासेस आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी बेनिफिशियल प्रूव होने वाली है। स्टे ट्यून्ड टू आवर चैनल एंड वी विल कंप्लीट द रिविजन ऑफ कंपनी लॉ। सो लेट्स स्टार्ट विद द कंपनी। व्हाट इज कंपनी? ठीक है, अब भाई अगर हम कंपनीज एक्ट 2013 की बात करें, वो क्या कहता है कंपनी के बारे में, तो as per the section 2 subsection 20 of the Companies Act 2013, a company means a company formed and registered under this act or an existing company. An existing company means a company formed and registered under any of the previous company laws. भाई Companies Act 2013 तो बस सीधा सा कह देता है कि कोई भी कंपनी जो Companies Act 2013 के अंदर रजिस्टर हुई, फॉर्म हुई, वो कंपनी है, या फिर कोई भी कंपनी जो 2013 से पहले के एक्ट्स में रजिस्टर थी। तो भाई क्या ये बहुत ही डिस्क्रिप्टिव डेफिनेशन है? ऑब्वियसली नहीं, हम एक डिस्क्रिप्टिव डेफिनेशन को भी आपके साथ डिस्कस करेंगे, बट दिस डेफिनेशन इज इंपॉर्टेंट विथ रिगार्ड टू योर एग्जामिनेशन। सेक्शंस की दी हुई डेफिनेशंस को एग्जाम में कोट करना एक बहुत ही बेनिफिशियल चीज़ है एंड आई वुड सजेस्ट कि आप जब भी अपनी आंसर्स लिखें एग्जाम में तो सेक्शंस की दी गई डेफिनेशंस को ज़रूर इनकॉर्पोरेट करें अपनी आंसर शीट्स में। ठीक है, अब भाई कंपनीज एक्ट 2013 तो सीधे से कह देता है कि भाई हमारे सेक्शन 2 सब सेक्शन 20 के अंदर कोई भी कंपनी जो इस एक्ट में रजिस्टर है, इस एक्ट में फॉर्म हुई या फिर किसी पुराने में, वो एक कंपनी है। अब पुराने से क्या मतलब है? आपको क्या लगता है कंपनीज एक्ट सिर्फ 2013 में बना? ऑब्वियसली नहीं, इससे पहले भी कई सारे कंपनीज लॉ बने डिफरेंट ईयर्स में, उनमें अमेंडमेंट्स होता गया और अब जो फाइनल एक्ट है हमारे पास वो है कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है, प्रीवियस लॉ मीन्स एनी ऑफ द लॉ स्पेसिफाइड बिलो। इनमें से कोई भी लॉ में अगर कंपनी रजिस्टर्ड थी तो उसे भी हम एक कंपनी मानेंगे एज पर द कंपनीज एक्ट 2013। इससे पहले हमारे पास एक्ट्स रिलेटिंग टू कंपनी इन फोर्स बिफोर द इंडियन कंपनीज एक्ट 1866 में भी था हमारे पास। फिर वी हैव द इंडियन कंपनीज एक्ट 1882, वी हैव द कंपनीज एक्ट 1913, वी हैव द रजिस्टर्ड और ट्रांसफर्ड कंपनीज ऑर्डिनेंस 1942, वी वर हैविंग द कंपनीज एक्ट 1956 एंड the Portuguese Commercial Code and the Registration of the Companies Sikkim Act 1961। इनमें से किसी भी एक्ट में अगर कंपनी बनी थी तो उसे भी एक कंपनी मानेंगे एज पर योर कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है, तो ये कई सारे लॉज हैं। इसके बाद भाई ये डेफिनेशन तो आपको कुछ बताने से रही, डिस्क्राइब करने से रही कि कंपनी आखिर होती क्या है। तो जो दूसरी डेफिनेशन मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी दैट वाज गिवन बाय लॉर्ड जस्टिस लिंडले। ठीक है, has given a comprehensive definition of the company। इन्होंने कहा a company is an association of many persons who contribute money or money's worth to a common stock and employed for a common purpose। The company's stock so contributed is denoted in money and is capital of the company।
The person who contributed or to whom it belongs are members. The proportion of capital to which each member is entitled is his share. Shares are always transferable, although the right to transfer is often more or less restricted. भाई ये डेफिनेशन कितनी ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है ना। इन्होंने सबसे पहले कहा कंपनी एक गठबंधन है कई सारे लोगों का, इज एन एसोसिएशन ऑफ मेनी पर्सन्स, ठीक है, एक अकेला भी व्यक्ति चला सकता है कंपनी। जनरली इन्होंने कहा कि कंपनी क्या है, गठबंधन है, कलेक्शन है कई सारे पर्सन्स का जो एक साथ पैसे कंट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। ये है हमारे कई सारे लोग जो कंपनी को फॉर्म कर रहे हैं। अब ये क्या करेंगे, हु कंट्रीब्यूट और मनी इज वर्थ, पैसा देंगे या फिर पैसे के बराबर का इक्विटेबल कुछ देंगे, ठीक है, इक्वल टू मनी, यानी मनी इज वर्थ, मनी इन काइंड भी दे सकते हैं। मैंने अपनी कैपिटल की जगह पे एक प्लांट एंड मशीनरी को कंट्रीब्यूट किया, किसी ने पैसे को कंट्रीब्यूट किया, बोथ विल फॉर्म द कैपिटल। अब इन्होंने कहा जब कई सारे व्यक्ति एक साथ गठबंधन करते हैं, एसोसिएशन बनाते हैं और क्या करते हैं, पैसा या उसके इक्विटेबल किसी चीज को कंट्रीब्यूट करते हैं, यानी कंट्रीब्यूशन भी हो गया। उसके बाद क्या होता है, टू अ कॉमन स्टॉक एंड एम्प्लॉयड फॉर अ कॉमन पर्पस। भाई कंपनी फॉर्म हुई है तो ये सारे व्यक्तियों ने फॉर्म तो किया, लेकिन गोल क्या इन सबका अलग है, भले ही इंडिविजुअल गोल अलग हो, लेकिन जब हम कंपनी में एज एन ऑर्गेनाइजेशन एज अ मेंबर जुड़ते हैं, देन वी ऑल वर वर्किंग टूवर्ड्स अ कॉमन गोल। अगर कंपनी का कॉमन गोल नहीं होगा तो आपको क्या लगता है कोई कंपनी में आना चाहेगा? ऑब्वियसली नहीं। आज आप सब बैठ के क्लासेस में पढ़ रहे हैं, क्यों? क्योंकि आज आपका भी एक कॉमन गोल है, क्या? बिकॉज यू वांट टू स्कोर गुड मार्क्स इन योर एग्जामिनेशन। जैसे आप सब एग्जाम में सफल होना चाहते हैं, पास होना चाहते हैं, आपका एक कॉमन ऑब्जेक्टिव है, उसी प्रकार से जब कंपनी फॉर्म होती है तो उन सबका एक कॉमन पर्पस होता है, जैसे प्रॉफिट हासिल करना, प्रॉफिट अर्न करना, सर्वाइवल, ग्रोथ, goodwill, reputation, all these things may be the common goal and all these things can be collectively a common purpose for any company, ठीक है। आप इसमें से किसी एक गोल को भी अपनी कंपनी का बना सकते हैं या फिर ये सारे गोल आपके कॉमन पर्पस है, यानी कॉमन गोल वो गोल जिसके लिए सारे व्यक्ति काम कर रहे हैं, जो सबके लिए है, ठीक है। The company common stock so contributed is denoted in money and is capital of the person। अब भाई ये जो इन्होंने पैसा कंट्रीब्यूट किया या फिर मनी इज वर्थ कंट्रीब्यूट किया, इसे ही हम कह देते हैं क्या? कैपिटल ऑफ द कंपनी। और जो लोग कंट्रीब्यूट करते हैं वो क्या कहलाते हैं, यानी ये सारे पर्सन्स, ये सारे व्यक्ति क्या कहलाएंगे? मेंबर ऑफ द कंपनी, ठीक है। और जो इन्हें प्रॉफिट मिलेगा, हर एक व्यक्ति को कुछ परसेंट ऑफ प्रॉफिट मिलेगा, उसे हम कहते हैं शेयर ऑफ दैट पर्सन, उस व्यक्ति का वो हिस्सा, उसका शेयर या फिर उसका पार्ट, ठीक है। द प्रोपोर्शन ऑफ कैपिटल टू विच ईच मेंबर इज एंटाइटल्ड इज हिज शेयर। और एक बात हमेशा याद रखनी है, कंपनी का ये एक बहुत बड़ा फीचर है कि उसके शेयर्स ऑलवेज ट्रांसफरेबल हो सकते हैं, उनमें कम रिस्ट्रिक्शन हो सकता है, ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन हो सकता है, फ्लेक्सिबल रूल्स हो सकते हैं, रिजिड रूल हो सकते हैं, लेकिन कभी भी वो नॉन ट्रांसफरेबल नहीं हो सकते, ठीक है। तो हमेशा याद रखना है कि आपकी जो भी कंपनी है उसके शेयर्स हमेशा ट्रांसफरेबल है, ठीक है। तो हमेशा याद रखेंगे हम। तो ये डायग्राम को मैं एक बार फिर से यहाँ डिस्क्राइब करती हूँ आपको। ये है पूरा मोहल्ला, है ना, अंबानी, रतन टाटा, शाहरुख खान, सलमान खान, ये सब लोग मिल गए, ठीक। इन्होंने पैसा कंट्रीब्यूट किया या फिर मनी इज वर्थ, इट कैन बी मनी और मनी इज वर्थ। प्लांट एंड मशीनरी भी हो सकती है, बिल्डिंग हो सकती है, लैंड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसमें आपकी लैंड एंड बिल्डिंग हो सकती है, प्लांट एंड मशीनरी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये सारे व्यक्ति क्या कहलाएंगे? दीज विल बी नोन एज मेंबर्स। जो पैसा कंट्रीब्यूट किया गया वो क्या कहलाएगा? कैपिटल कहलाएगा। और इन सब में जो डिस्ट्रीब्यूट होगा प्रॉफिट, वो क्या कहलाएगा? दैट विल बी नोन एज योर शेयर, ठीक है।
मैं उम्मीद करती हूँ कंपनी क्या है, कंपनी के मेंबर्स कौन होते हैं, जो पैसा कंट्रीब्यूट होता है वो क्या होता है, और जिस पर्सन में उन्हें प्रॉफिट डिवाइड होगा उसे क्या कहते हैं, इससे आपको अवेयरनेस हो गई होगी, आप समझ गए होंगे। ठीक है, मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट पॉइंट। The word company has no strictly technical or legal meaning. Stanley 1906, it may be described to imply an association of persons for some common object or objects as well. एक गोल के लिए भी कंपनी फॉर्म हो सकती है या फिर कलेक्टिवली कई सारे गोल्स के लिए भी कंपनी फॉर्म हो सकती है। The purpose for which people may associate themselves are multifarious and include economic as well as non-economic objectives, but in common parlance the word company is normally reserved for those associated for economic purpose, that is to carry on a business for gain. देखें, याद रखें कि आपकी कंपनी किसी भी पर्पस के लिए फॉर्म हो सकती है। इट मे बी योर सोशल पर्पस, हो सकता है कि आप सोशल वेलफेयर के लिए अपनी कंपनी को फॉर्म करें, हो सकता है कि आप कंपनी को प्रॉफिट के लिए फॉर्म करें, हो सकता है आप अपनी कंपनी को एनवायरनमेंट के लिए फॉर्म करें कि आपको एनवायरनमेंट को बचाना है ना। इनमें से कोई भी पर्पस हो सकता है, किसी भी फॉर्म के लिए आप एक साथ आ सकते हैं, ग्रुप फॉर्म कर सकते हैं, कंपनी को फॉर्म कर सकते हैं। लेकिन जो कॉमन हम लोग मानते हैं कि ये किस लिए कंपनी बनी है, किस लिए ये गठबंधन हुआ, बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक पर्पसेस यानी प्रॉफिटेबल पर्पसेस। ठीक है, इट मे बी एनीथिंग, बट कॉमनली जिस गोल को हम अज्यूम करते हैं वो होता है इकोनॉमिक यानी प्रॉफिटेबल या फिर मॉनेटरी पर्पसेस के लिए। एंड सच भी है, कहने को है बड़ा बड़ा लिखा है एनजीओ, बट दे आर मेकिंग ब्लैक मनी इनसाइड, है ना। लिखा है कि भाई ये सिर्फ सोशल वेलफेयर के, लेकिन सोशल वेलफेयर के नाम पे वहां पे पैसा कमा रहे हैं, है ना। नेक्स्ट, इन बिफोर द इंडियन कंपनीज एक्ट दीज एक्ट्स वर देयर। ठीक है, सॉरी ये कॉपी है, 2 बार हो गया है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं कंपनी की या फिर फीचर्स ऑफ द कंपनी। पहला है इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन, अ कंपनी कम्स इनटू एक्सिस्टेंस ऑन इनकॉर्पोरेशन और रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट। अब भाई एक लड़का था श्याम, ठीक है, श्याम था, या फिर हम श्याम को हटा देते हैं और ले लेते हैं जेठालाल को। ठीक है, तो भाई जेठालाल को तो कौन नहीं जानता, सब जानते हैं जेठालाल, है ना। जेठालाल सुबह उठा, जेठिया, है ना, सुबह उठा और एक बोर्ड लगा दिया कि जेठा एंड कंपनी, तो क्या कंपनी फॉर्म हो गई? कंपनी फॉर्म हो गई भाई, मैंने तो बोर्ड लगा दिया कि कंपनी मैंने बनाई है, फॉर्म हो गई? ऑब्वियसली नहीं फॉर्म हुई। कंपनी आपकी तभी फॉर्म होगी जब आप उसे रजिस्टर कराएंगे। ठीक है, यानी रजिस्ट्रेशन, उसका पंजीकरण जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। जब तक आपने पंजीकरण नहीं कराया है, रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, तब तक कंपनी फॉर्म नहीं हुई। अब यही जेठालाल सुबह उठता, रजिस्ट्रेशन करा के आता और फिर लगाता जेठालाल एंड कंपनी, तो क्या ये कंपनी होती या नहीं होती? ऑब्वियसली होती, बिकॉज इट इज अ रजिस्टर्ड कंपनी। जब तक रजिस्टर्ड नहीं है तब तक वो कंपनी नहीं है। अब रजिस्टर कहाँ होना है? ऑब्वियसली कंपनीज एक्ट 2013 में। ठीक है, याद रखना है आपको। दूसरा है सेपरेट लीगल एंटिटी। A company formed and registered under the Companies Act is a distinct legal entity. The leading case on this point is Salmon versus Salmon and Company Limited. भाई ये जो हमारा फीचर है ये कहता है कि कंपनी और कंपनी का जो मेंबर्स हैं यानी बिजनेसमैन एंड बिजनेस आर 2 डिफरेंट सेपरेट एंटिटीज, यानी बिजनेस एंड बिजनेसमैन अलग हैं। अब जो रिलायंस है दैट इज अ कंपनी या फिर बिजनेस। ठीक है, वेयरएज जो हमारी मुकेश अंबानी है वो क्या है? वो एक बिजनेसमैन है, वो बिजनेस नहीं है। तो दीज 2 आर 2 डिफरेंट थिंग्स। भले ही मुकेश अंबानी की ओन्ड बिजनेस है, भले ही मुकेश अंबानी उसके डायरेक्टर है, उसके ओनर है, कुछ भी है, बट दीज 2 आर 2 डिफरेंट एंटिटीज। अगर भगवान ना करे, लेकिन अगर मुकेश अंबानी को कुछ हो भी जाता है तो क्या रिलायंस बंद हो जाएगा बिकॉज उसका ओनर तो अब नहीं रहा? ऑब्वियसली नहीं, वो हमेशा कंटिन्यू करेगा एग्जिस्ट करना, बिकॉज दीज 2 आर 2 डिफरेंट एंटिटीज।
ठीक है। लीडिंग केस है इसमें जो सैलमन वर्सेस सैलमन एंड कंपनी लिमिटेड, ये भी मैं आपको डिस्क्राइब करती हूँ। सैलमन एक शू मेकर थे, ठीक है, तो उन्होंने सोचा भाई वो काफ़ी प्रॉस्पर कर रहे थे, काफ़ी उनकी अच्छी गुडविल थी, मार्केटेबल था, तो उन्होंने सोचा कि हम एक कंपनी फॉर्म कर लेते हैं। तो उसने एक कंपनी खोली सैलमन एंड कंपनी लिमिटेड। अब उसमें मेंबर्स किसे बनाए, अपनी वाइफ को एंड अपने बच्चों को, यानी अपनी फैमिली मेंबर्स को ही उसमें मेंबर्स बना दिए। याद रखना है मेंबर्स कौन होते हैं, अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, जो भी लोग साथ आके कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं, कंपनी में एसोसिएट होते हैं यानी गठबंधन करते हैं, वो सारे व्यक्ति को हम कहते हैं मेंबर्स। तो इन्होंने क्या किया, अपनी वाइफ को और अपने बच्चों को मेंबर बना दिया कंपनी का। अब क्या हो गया कि कंपनी, इन्होंने सारे शेयर्स खुद रखे थे और उन्हें सिर्फ एक एक शेयर्स ही दिए थे। भाई क्या हुआ, कंपनी इंसॉल्वेंट हो गई, डूबने लगी। तो सैलमन की जो फैमिली मेंबर्स थे उन्होंने उसके ऊपर क्लेम कर दिया कि सैलमन हमें पैसा देगा जो पैसा हमारा डूब रहा है। तो भाई वहाँ पे ये जब केस कोर्ट में गया तो कोर्ट ने इस बात को डिक्लेयर किया कि सैलमन डिफरेंट है किससे, सैलमन एंड कंपनी लिमिटेड से। भले ही सैलमन की कंपनी है लेकिन सैलमन एंड सैलमन कंपनी लिमिटेड सेम नहीं है। कंपनी एक अलग चीज़ है, सैलमन एक डिफरेंट पर्सन है। तो जो भी पैसा डूब रहा है, जो भी लॉस है, वो सैलमन एंड कंपनी लिमिटेड का है, सैलमन का नहीं है। देयरफॉर सैलमन उनके लॉसेस को पे करने के लिए एलिजिबल नहीं है, उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वो उनके लॉसेस को कवर करेगा, ठीक है। तो याद रखना है कंपनी एंड कंपनी मैन आर टू डिफरेंट थिंग्स, यानी बिजनेस इज डिफरेंट फ्रॉम इट्स मेंबर्स, बिजनेस एंड बिजनेसमैन आर टू डिफरेंट थिंग्स, ठीक। लिमिटेड लाइबिलिटी, यानी लिमिटेड लाइबिलिटी से क्या समझते हैं आप, याद रखना है लिमिटेड लाइबिलिटी मीन्स यू हैव टू पे एज मच you have agreed to pay. It is the liability of a member to a company which is limited. A company's liability may be limited by shares or guarantee or unlimited as mentioned in MOA. ठीक है, MOA क्या होता है वो भी हम आगे पढ़ेंगे। आप फिलहाल के लिए ये समझें कि लिमिटेड लाइबिलिटी क्या होती है। कंपनी की कई सारी लाइबिलिटी हो सकती है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी, गारंटीड बाय शेयर्स, या फिर लिमिटेड बाय गारंटी और लिमिटेड अप टू शेयर वैल्यू, ठीक है। तो लिमिटेड लाइबिलिटी एक पार्ट है किसका, लाइबिलिटी का। लाइबिलिटी यानी कितनी आपकी जिम्मेदारी है, कितना आपका डेट है जो आपने पे करना है। लिमिटेड लाइबिलिटी में आपका आता है लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय शेयर्स हो सकता है, लिमिटेड बाय गारंटी हो सकता है, या फिर अनलिमिटेड भी हो सकता है। जैसा आपको डेटा रिचार्ज मिलता है ना 1 महीने तक अनलिमिटेड कॉल्स, वैसे ही अनलिमिटेड गारंटी या फिर अनलिमिटेड लाइबिलिटी। देखिए लिमिटेड बाय शेयर्स है तो मान लीजिए मिस्टर एक्स ने किसी कंपनी के 5000 के शेयर्स परचेज किए, जिसमें उन्होंने 3000 को पे कर दिया है, बाकी कितना बचा 2000। तो जब कंपनी वाइंड अप होगी तो मिस्टर एक्स कितने अमाउंट के लिए लाइबल होंगे जो उन्हें पे करना है, ओनली अनपेड अमाउंट दैट इज 2000, दैट इज नोन एज योर लिमिटेड लाइबिलिटी। जब आपकी लाइबिलिटी एक लिमिट तक सीमित है दैट इज नोन एज योर लिमिटेड लाइबिलिटी। लिमिटेड बाय शेयर्स यानी मेरी शेयर की जो वैल्यू अभी तक अनपेड है, मैं सिर्फ वाइंड अप में उतने ही अमाउंट को पे करने के लिए लाइबल हूँ, ठीक है। लिमिटेड बाय गारंटी, फॉर एग्जाम्पल जब कंपनी फॉर्म हो रही थी मिस्टर एक्स ने गारंटी दी कि मैं कंपनी के वाइंडिंग अप में 5 लाख रुपए कंट्रीब्यूट करूंगा। अब इन्होंने ये गारंटी दिया था, देयरफॉर जब कंपनी वाइंड अप होंगी तो ये कितने अमाउंट के लिए लाइबल है, 5 लाख एज द अमाउंट गारंटीड बाय हिम। जितने अमाउंट की इन्होंने गारंटी दी सिर्फ उसके लिए ही ये लाइबल है, इससे 1 रुपए भी ज्यादा के लिए ये लाइबल नहीं है। और अनलिमिटेड लाइबिलिटी, इसमें आते हैं जेठालाल जैसे लोग यानी अमीर लोग, है ना। भाई इन्होंने क्या दिया कि कंपनी की जितनी लाइबिलिटी उतनी मेरी लाइबिलिटी। अब जब कंपनी वाइंड अप हो रही थी, जब कंपनी क्लोज हो रही थी, कंपनी के ऊपर 1 करोड़ का डेट था,
ठीक है, कंपनी इतने अमाउंट के लिए डेट में थी, कंपनी को ये पे करना था, तो ये पूरी की पूरी लाइबिलिटी किसकी हो जाएगी, मिस्टर एक्स की, क्योंकि इन्होंने अनलिमिटेड लाइबिलिटी ली थी। इन्होंने कहा था जितनी कंपनी की लाइबिलिटी उतनी मेरी लाइबिलिटी, यानी जो तेरा है वो मेरा है। समझ में आया? तो यहाँ पे मिस्टर एक्स की भी 1 करोड़ की लाइबिलिटी हो जाएगी एज द लाइबिलिटी ऑफ द कंपनी, ठीक है। वेयरएज यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, कंपनी की भले ही 1 करोड़ लाइबिलिटी हो, मुझे सिर्फ 2000 पे करने हैं, कंपनी की 5 करोड़ लाइबिलिटी हो, मुझे कोई मतलब नहीं, आई हैव टेकन द गारंटी ऑफ 5 लाख, तो मैं सिर्फ और सिर्फ 5 लाख रुपए ही पे करूंगा। समझ में आया? लिमिटेड लाइबिलिटी के बाद आता है सेपरेट प्रॉपर्टी। भाई हमारा कंपनीज एक्ट 2013 कहता है कि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, वो उस हर कुछ एंजॉय कर सकता है एज अ नेचुरल ह्यूमन बीइंग। हम एक नेचुरल ह्यूमन होके अपने नाम पे प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, किसी को स्यू कर सकते हैं, यानी किसी के ऊपर केस कर सकते हैं। सेम इज द केस विद कंपनी। कंपनी एक आर्टिफिशियल लेकिन पर्सन है, तो कंपनी भी किसी को स्यू कर सकती है, और अगर कंपनी फ्रॉड करती है, कंपनी धोखेबाजी करती है, धोखाधड़ी करती है, तो कंपनी को भी स्यू किया जा सकता है, कंपनी के ऊपर भी लीगल एक्शंस लिए जा सकते हैं, कंपनी को भी कोर्ट में घसीटा जा सकता है। तो सेम प्रकार से जब भाई कंपनी एक अलग व्यक्ति है, तो कंपनी अपने नाम पे प्रॉपर्टीज को भी खरीद सकती है, ठीक है। अनदर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द कंपनी इज दैट इट इज कैपेबल ऑफ ओनिंग, enjoying and disposing of property in its own name. Perpetual succession. Unlike a natural person, a company never dies. The company being an entity separate and distinct from its owner, it is independent of the lives of its member. जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया, परपेचुअल सक्सेशन यानी हम मानते हैं कंपनी लंबे टाइम तक चलेगी, कंपनी का कंपनी के मेंबर्स की लाइफ से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। जैसे मिस्टर एक्स ने एक कंपनी बनाई थी, मिस्टर एक्स की ये कंपनी है XYZ प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। अब ये इनकी कंपनी है, मिस्टर एक्स ने ये कंपनी फॉर्म की, ये तो मिस्टर एक्स क्या हुए, ओनर हुए, ठीक है। अब क्या हुआ, मिस्टर एक्स एक दिन गए थे घूमने, एक्सीडेंट हो गया और मिस्टर एक्स चल बसे, है ना। बहुत ज़्यादा कोहरा था, उन्हें दिखाई नहीं दे रहा था, कार का एक्सीडेंट हो गया। अब मिस्टर एक्स तो इस दुनिया में नहीं रहे, उनकी तो डेथ हो गई, तो क्या कंपनी की भी डेथ हो गई, क्योंकि कंपनी तो मिस्टर एक्स की थी ना। ऑब्वियसली नहीं, क्यों, क्योंकि बोथ ऑफ दीज आर टू सेपरेट एंटिटीज, इन दोनों को अलग माना गया है। बिजनेस इज डिफरेंट फ्रॉम इट्स बिजनेस मेंबर्स या फिर बिजनेसमैन। समझ में आया? तो मेंबर्स चाहे लाइफ में रहे ना रहे, कंपनी जब तक रजिस्टर्ड है, कंपनी का जब तक नाम कंपनी के रजिस्टर में मेंशन है, तब तक कंपनी जीवित मानी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव द ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स क्या कहता है? अंडर सेक्शन 56 of the Companies Act 2013, the shares of a company are freely transferable and can be sold or purchased in the share market. याद रखना है, कंपनी के जो शेयर्स हैं वो हमेशा ट्रांसफरेबल हो सकते हैं, बहुत रिस्ट्रिक्शन इम्पोज कर सकते हैं, और चाहे तो उसमें बहुत इजी फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन इस राइट को पूरी तरीके से क्लोज नहीं किया जा सकता, इस राइट को पूरे तरीके से ख़त्म नहीं किया जा सकता। कंपनी के शेयर्स हमेशा ट्रांसफरेबल ही होते हैं। इट मे बी मोर ईजिली ट्रांसफरेबल, इट मे बी रिस्ट्रिक्टिवली ट्रांसफरेबल, लेकिन ट्रांसफरेबल होते हैं। कॉमन सील। अब भाई जब आप क्लास 10th में थे, हम सबको मौका मिला था ना कि अपनी साइन करो, फिर वही तुम्हारी जीवन भर साइन रहेगी, ऐसा बोलते थे, है ना। तो हम सब ने क्लास 10th में अपनी एक साइन फॉर्म की थी, है ना, कि ये मेरी साइन है ऐसे करके, है ना। तो वही कॉमन सील यानी सिग्नेचर ऑफ द कंपनी। द कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2015, आपने याद रखना है, पहले हर एक कंपनी के पास अपनी कॉमन सील होना अनिवार्य था, इंपॉर्टेंट था, यानी कंपनी फॉर्म हुई तो उसकी एक सिग्नेचर होनी ही चाहिए, कॉमन सील यानी स्टैम्प होना ही चाहिए। अब कंपनी को ये कोई नहीं कहेगा कि मैम रिलायंस ने कैसे साइन किया, मुझे दिखाइए, है ना। यहाँ पे कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, तो कंपनी के सिग्नेचर की जगह पे कंपनी का स्टैम्प इस्तेमाल होता है, ठीक।
तो भाई पहले ये चीज इंपॉर्टेंट थी, लेकिन एक अमेंडमेंट आया, एक चेंज किया गया 2015 में, जिसके अनुसार द कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2015 हैज डाइल्यूटेड द मैंडेटरी adoption of common seal. The company may or may not adopt a common seal. पहले ये चीज इंपॉर्टेंट थी, लेकिन अभी 2015 में इसे अमेंड कर दिया। क्या अब एक कंपनी चाहे तो वो अपना एक स्टैम्प यानी आप एक अपनी सिग्नेचर को रखे या फिर ना रखे, देयर इज नो कंपल्जन। ठीक है, कैपेसिटी टू बी स्यू एंड टू बी स्यूड। ठीक है भाई, अब वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है तो उसका पूरा राइट है कि वो किसी के ऊपर केस कर सकती है, और अगर कंपनी फ्रॉड करती है तो कंपनी के ऊपर भी केस किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट, लिमिटेशन ऑफ एक्शन। अ कंपनी कैन नॉट गो बियॉन्ड द पावर स्टेटेड इन इट्स मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, अब जैसे जेठिया है, जेठालाल है ना, जेठालाल की ये बाउंड्री है, यानी कि बापूजी है ना, बापूजी की बात के अगेंस्ट जेठा जाएगा नहीं कि जेठा की हालत खराब होगी नहीं, करंट लग जाएगा। ठीक है, ये लक्ष्मण रेखा है, इसको जेठा पार नहीं कर सकता। अगर जेठा ने इसे पार किया तो जेठा की फिर खैर नहीं। सेम इज द केस विद कंपनी। जैसे हम हैं और आप हैं, हम सब के लिए एक बाउंड्री बनाई है हमारे पेरेंट्स ने। ठीक है, ये हमारे पेरेंट्स हैं और ये हम सब हैं, या फिर बापूजी भी कह सकते हैं। ठीक है, ये है जेठे के बापूजी, जेठा के बापूजी, एंड दिस इज जेठालाल। अब जेठालाल जैसे इस लक्ष्मण रेखा को क्रॉस नहीं कर सकता क्योंकि ये है बापूजी और इसके बाहर बापूजी की लाठी चलती है। सेम इज द केस विद कंपनी। ये कंपनी है और कंपनी किससे घिरी हुई है? अपने MOA से, यानी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन से। ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को आप कह सकते हैं कंपनी के पेरेंट्स होते हैं। यही कंपनी के रूल्स को डिस्क्राइब करते हैं कि तुम्हारा कितना रूल है, यही कंपनी को बताते हैं कि कंपनी के क्या राइट्स हैं, कंपनी क्या कर सकती है, कंपनी क्या नहीं कर सकती, कंपनी कौन सा बिजनेस करेगी, कंपनी कौन सा बिजनेस नहीं करेगी। ऑल दीज थिंग्स आर डिस्क्राइब्ड बाय MOA यानी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, यानी ये कंपनी के माता पिता हैं। तो भाई कंपनी भी तो अपनी लक्ष्मण रेखा को पार नहीं कर सकती, वरना कंपनी के साथ क्या होगा? कंपनी के बिजनेस को ठप करा दिया जाएगा, लीगल एक्शंस लिए जाएंगे, बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज हो जाएंगी। समझ में आया? यानी कंपनी का जो एक्ट है इसके बाहर अल्ट्रा वायर्स हो जाता है, और जब किसी का एक्ट, किसी भी कंपनी का एक्ट अल्ट्रा वायर्स होता है तो उसके ऑपरेशंस को क्लोज करने के ऑर्डर दे दिए जाते हैं। ठीक है, तो याद रखना है, जैसे हम सब जेठालाल बापूजी की बात के अगेंस्ट नहीं जा सकता, वैसे ही कंपनी MOA को पार नहीं कर सकती। MOA लक्ष्मण रेखा है जिसे पार करना कंपनी के लिए हानिकारक है। ठीक है, बापू सेहत के लिए हानिकारक है। सेम इज द केस विद कंपनी। भाई कंपनी भी तो एक पर्सन है, सिर्फ मैं और आप नहीं, कंपनी भी अपने बापूजी से डरती है। समझ में आ गया? नेक्स्ट इज द रो वाइंडिंग अप। अच्छा ये बताइए, कंपनी कैसे फॉर्म होती है? जब कंपनी को हम कंपनीज एक्ट 2013 में रजिस्टर करा देते हैं तो कंपनी का जन्म हो जाता है, कंपनी बॉर्न हो जाती है। अब भाई जब कंपनी लॉ के थ्रू बॉर्न हुई तो कंपनी की डेथ भी कैसे होगी? लॉ से ही डेथ होगी। समझ में आया? A company is an artificial juridical person. It does not die as a natural person. अब भाई इतना तो सबको पता होना चाहिए, कोई ये नहीं कहेगा ना कि मैम आज कंपनी का देहांत हो गया तो हम लोग बहुत दुखी हैं, मणिकर्णिका घाट पे जा रहे हैं मैम कंपनी को जलाने। ऐसा होता है क्या? अग्नि में डालते हैं कंपनी को? नहीं। कंपनी का जन्म कैसे हुआ? जब हमने लॉ में उसे रजिस्टर कराया, तो ये कंपनी का क्या हुआ? जन्म हुआ, यहाँ पे कंपनी बॉर्न हो गई। तो कंपनी की डेथ कैसे होगी? जब कंपनी का क्या होगा? नाम रजिस्टर से हटा दिया जाएगा। कौन सा रजिस्टर? मेरा और आपका रजिस्टर नहीं, कंपनी का जो रजिस्टर होता है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास जाके रजिस्टर कराना पड़ता है कि कंपनी का जो भी ऑपरेशन है वो वाइंड अप हो रहा है, तो वहाँ से कंपनी के नाम को ऐसे कट कर देते हैं। इसी ही हम कहते हैं डेथ ऑफ कंपनी। तो याद रखना है, कंपनी बॉर्न थ्रू लॉ एंड कंपनी गो इनटू डेथ थ्रू लॉ। ठीक है,
It does not die as a natural person. The life of the company ends through a process known as winding up. There are two modes of winding up, voluntary winding up and compulsory winding up. इसे हम अपनी आगे की रिविजनरी क्लासेस में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो याद रखना है कि बस जैसे ये एक ह्यूमन है, ह्यूमन नेचुरली बॉर्न होता है, कंपनी कैसे बॉर्न होती है? थ्रू लॉ, ठीक है। अब कंपनी डायरेक्ट नहीं डेथ में चली जाती। जैसे एक ह्यूमन को पहले डिजीज होता है फिर डेथ होती है, वैसे ही कंपनी को पहले वाइंड अप में जाना पड़ता है, वाइंडिंग अप के प्रोसीजर्स को फॉलो करना पड़ता है और फिर कंपनी की डेथ होती है, ठीक है। और कंपनी की डेथ भी कैसे होगी? थ्रू लॉ, एंड जन्म भी कैसे हुआ? थ्रू लॉ। कंपनी बॉर्न हुई थ्रू लॉ और ख़त्म भी हुई थ्रू लॉ, और जो बीच में उसे रोग लगा वो कौन सा था? वाइंड अप का रोग लगा, ठीक है। समझ आया? कंपनी एज अ सिटीजन। The next topic that we are going to discuss is company as a citizen. क्या कंपनी के पास citizenship rights हैं? आइए जानते हैं। A company is a legal person, though artificial in the eyes of the law. It can hold the property and can sue and be sued in its own name. But unlike a natural person, it cannot acquire citizenship. A company does not enjoy the fundamental rights which are enjoyed by the citizen. तो भाई इस बात को हमेशा याद रखना है, कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, कंपनी कुछ भी इंजॉय कर सकती है, कंपनी प्रॉपर्टी खरीद सकती है, लेकिन कंपनी जो फंडामेंटल राइट्स हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने, संविधान ने ग्रांट किया, वो कंपनी इंजॉय नहीं कर सकती, बिकॉज कंपनी क्या है? एक आर्टिफिशियल पर्सन है जो कि लॉ के थ्रू बनी है और ख़त्म भी, यानी डेथ भी उसकी लॉ के ही थ्रू होगी। कंपनी अपने नाम पे प्रॉपर्टी खरीद सकती है, स्यू कर सकती है, उसे भी स्यू किया जा सकता है, लेकिन कंपनी को फंडामेंटल राइट्स नहीं मिलते। फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं मैम? अरे भाई, राइट टू एजुकेशन, राइट टू फ्रीडम, राइट टू स्पीक, राइट ऑफ स्पीच, ये सारे राइट्स जो है एक नेचुरल ह्यूमन को मिला है, हमें और आपको मिला है, कंपनी को नहीं मिला है ना। अब कंपनी तो लड़ नहीं सकती ना कि मुझे बोलना है, मेरी आवाज़ को क्यों डोमिनेट किया जा रहा है, मुझे भी शिक्षा का अधिकार है, मुझे पढ़ना है। क्या कंपनी ऐसा करेगी? ऑब्वियसली नहीं कर सकती, है ना। कंपनी मेरे और आपकी तरह इतनी कॉम्प्लेक्स नहीं होती, इतनी लड़ाकू नहीं होती है ना। कंपनी तो बेचारी सीधी सादी सी होती है, वो तो हम मेंबर्स ही हैं जो जाके कंपनी में घपले कराते हैं, है ना। तो भाई कंपनी के पास फंडामेंटल राइट्स नहीं है, बाकी सारे राइट्स हैं, याद रखने हैं। कंपनी डज नॉट एंजॉय द पोजीशन ऑफ अ सिटीजनशिप, कंपनी के पास सिटीजनशिप नहीं है, नागरिकता नहीं है। Although a company cannot be citizen, yet it has nationality, domicile and residence. याद रखना है, कंपनी की नेशनैलिटी होती है, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया है। कंपनी अगर इंडिया की है तो कंपनी की नेशनैलिटी इंडिया हो जाएगी, ठीक है। The nationality of the company is decided by the place of its incorporation. Incorporation यानी रजिस्ट्रेशन या फिर पंजीकरण। A company incorporated in India will be an Indian company even though its members are foreigners. Similarly, the domicile is the place of its registration and will remain so throughout the company's existence. Ordinarily, the residence of the company is at the place where the registered office is situated. ठीक है, तो याद रखना है, ये थी ABC कंपनी विच वॉज इनकॉर्पोरेटेड। इनकॉर्पोरेशन यानी रजिस्ट्रेशन, इनकॉर्पोरेशन हुआ या फिर रजिस्ट्रेशन हुआ या फिर पंजीकरण हुआ। तो भाई कंपनी का पंजीकरण कहाँ पे हुआ? भारत में, मेरा भारत महान में, इंडिया में। तो कंपनी क्या हो गई? इंडियन। कंपनी का यहाँ से ही नेशनैलिटी हो गई इंडियन, ठीक है। कंपनी का डोमिसाइल क्या हो गया? जहाँ पे उसका रजिस्टर्ड ऑफिस सिचुएटेड है। अब भाई ये ABC जो कंपनी थी, इसका रजिस्ट्रेशन हुआ इंडिया में, अंडर विच एक्ट? कौन से एक्ट में आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे कंपनी का? ऑब्वियसली कंपनीज एक्ट 2013, ठीक। तो कंपनी का आपको लॉ पता चल गया, कंपनी कौन से देश की है, कंपनी की नेशनैलिटी डिक्लेयर हो गई। डोमिसाइल जहाँ पे उसका रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस है।
रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस। अब ये कंपनी का ऑफिस अगर मान लीजिए महाराष्ट्र में सिचुएटेड है तो ये हो गया कंपनी का क्या, डोमिसाइल। एंड रेसिडेंस क्या, वेट अ सेकेंड, जहां पे रजिस्टर्ड है उसका, सॉरी एक मिनट, देयर मस्ट बी सम मिस्टेक। Similarly, the domicile of the company is the place of its registration. अब भाई रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज कई सारी जगह पे मेंशन है, इसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, आई एम सॉरी। जहां पे आपका रजिस्टर्ड ऑफिस है, जहां पे आपने रजिस्ट्रेशन कराया, जहां पे आपका रजिस्ट्रेशन हुआ, दैट विल बी नोन एज योर डोमिसाइल। जहां पे आपने रजिस्ट्रेशन करा दिया, दैट विल बी नोन एज योर डोमिसाइल। यहाँ पे हमने महाराष्ट्र में रजिस्ट्रेशन कराया तो हमारा डोमिसाइल क्या हुआ, महाराष्ट्र हुआ। अब महाराष्ट्र में मुंबई में मेरा ऑफिस मेंशन है, यानी कि मेरा जो रजिस्टर्ड ऑफिस है वो कहाँ मेंशन है, कहाँ पे है, कहाँ पे वो है लोकेटेड, दैट इज लोकेटेड अंडर मुंबई। तो मुंबई क्या हो गया, मेरा रेसिडेंस हो गया। इस बात में ध्यान रखना है, ठीक है। ये तो फिर भी नहीं, लेकिन कंपनी की कैरेक्टरिस्टिक्स, कंपनी की मीनिंग्स, ये सारी चीजें याद रखना है। आई एम 101% श्योर यू आर गोना राइट द फीचर्स एंड मीनिंग ऑफ द कंपनी। ये क्वेश्चन जरूर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट, लिफ्टिंग द कॉर्पोरेट वेल। हम कॉर्पोरेट वेल को नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ कंपनी। वी आर हैविंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनी। I am taking those topics which can be covered today, है ना। एक मिनट, doesn't working। तो भाई कंपनी हो गई, कंपनी के फीचर्स हो गए। अब हम बाकी के जो भी चैप्टर्स है उसे हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, ठीक है। विद दिस आई एम एंडिंग माय डियर स्टूडेंट्स। ड्यू टू सब टेक्निकल इश्यूज मेरे नोट्स ओपन नहीं हो पाए एंड वी विल बी कवरिंग दोज टॉपिक्स इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी क्वेरी है, आप कमेंट कर सकते हैं। वी विल रीच आउट टू यू। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स, स्टे ट्यून्ड टू आवर चैनल।